हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। हमने स्टार्ट किया है क्लास 9 का चैप्टर। कौन सा वाला? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, जिसमें कि हम क्रॉप्स के बारे में सब कुछ देख चुके हैं। एक हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री मैम, एनिमल हस्बैंड, एनिमल का भी हस्बैंड होता है? नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? वहां नहीं जाना है। एनिमल का हस्बैंड नहीं होता है बेटा। एनिमल्स हस्बेंड्री का मतलब होता है कि भाई ऐसे एनिमल्स का हम लोग देखभाल करते हैं साइंटिफिक तरीके से, जिनसे हमें कुछ मिल रहा होता है। कुछ मिल रहा होता है मतलब कि भाई फूड मिल रहा होता है, उनसे यूजफुल कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सच एनिमल्स, जिनसे हमें कुछ फूड मिले या फिर हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिले। चलो देखते हैं बेटा, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो लिखा क्या है यहाँ पे, एक नजर भी मार लो, है ना। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। कौन से वाले? डोमेस्टिक एनिमल्स, इन एन एफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। यही बात की हमने, या तो उनसे हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, या फिर हमसे हमें कुछ क्या मिल रहा है, उनसे फूड मिल रहा है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं भाई? एनिमल हस्बेंड्री है ये, कि साइंटिफिक तरीके से हम उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं। साइंटिफिक वर्ड क्यों यूज किया गया है? कि भाई उसमें ना हम कुछ कुछ ऐसा भी कराएंगे, जैसे कि हमें फूड न्यूट्रिटिव चाहिए, फूड हमें अच्छा क्वालिटी का चाहिए, तो हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने तरीके से, इसलिए हम बोल रहे हैं कुछ साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, चलो देखते हैं। ये बेटा बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक तो कैटल फार्मिंग हो गई। कैटल फार्मिंग का मतलब जैसे कि भाई जिनसे हमें दूध मिलता है ना, गाय भैंस बकरी, है ना, इन सबको क्या बोलते हैं बेटा? कैटल फार्मिंग में आएंगे ये लोग। ठीक है, कौन? गाय भैंस, जिनसे हमें दूध मिलता है। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब कि जैसे कि भाई मुर्गियां हो गई, मुर्गे हो गए, है ना, जो लोग मीट खाते हैं, मुर्गे चिकन, है ना, जो लोग एग खाते हैं, तो हमें उसके लिए क्या, मुर्गियों का अच्छे से देखभाल पालन पोषण करना पड़ता है, तो वो सब किस में आता है? पोल्ट्री फार्मिंग में आता है। ठीक है। एग में क्या होती है भाई? प्रोटीन होती है। प्रोटीन तो फिश में भी होती है ना, लोग फिश भी खाते हैं, तो हमें भाई फिश का प्रोडक्शन भी देखना पड़ेगा, है ना, फिश को प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर फिश प्रोड्यूस हो नहीं रही है, बट बेटा जब लार्ज क्वांटिटी में लोगों को चाहिए फिश, तो कैसे आएगी? तो और भाई उससे क्या, किसानों के पास मौका भी है कि भाई फिश का प्रोडक्शन ज्यादा डिमांड हो रही है, तो हम उसको बनाए भी, है ना, इसलिए फिश का भी प्रोडक्शन देखा जाता है। बी कीपिंग, बी कीपिंग का मतलब भाई मधुमक्खियां। अरे मधुमक्खियां तो हम काटती हैं, तो उसको क्यों पाल रहे हैं हम? भाई उससे कुछ मिलता भी है, याद है? मीठा मीठा अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी सा क्या, हनी। हनी को हम एज सैंडविच में खाते हैं, कई सारी मेडिसिन में यूज करते हैं, तो हम उसके हनी के लिए हम क्या करते हैं? बी कीपिंग भी करते हैं। ठीक है, और उससे बेटा वैक्स भी मिलता है। तो ये 4 हम पढ़ने वाले हैं आज एनिमल हस्बेंड्री में, जिसमें कि स्टार्ट करते हैं कैटल फार्मिंग के साथ। कैटल फार्मिंग क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि भाई पर्पस क्या है इसकी फार्मिंग करने का। फॉर गेटिंग मिल्क, भाई हमें दूध मिल रहा है, सबको दूध पता है क्या होता है, सबके घर में दूध आता है, सब पीते भी होंगे, और नहीं भी पीते हो तो भाई घर में चाय तो बनती हुई देखी होगी आपने, है ना। चाय बिना दूध के नहीं बन सकती है, कॉफी बिना दूध के नहीं बन सकती है। भाई अगर आप चाय वाले लोग नहीं हो तो कॉफी वाले तो लोग हो, स्टारबक्स कॉफी, है ना। तो बेटा उन सब में क्या यूज हो रहा है भाई? दूध यूज हो रहा है। तो बोलोगे कि मैम वो पैकेट वाले यूज करते हैं हम तो, गाय भैंस से थोड़ी ना आता है। भाई वो पैकेट वाला दूध कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है उसको? बना नहीं रहे उसको फैक्ट्रीज में? वो भी कहाँ से आता है भाई? गाय भैंसों से ही आता है। ठीक है। हाँ, हालांकि सोयाबीन का और भी अलग तरीके से बनाए जाते हैं, बट जो मेनली लार्ज अमाउंट में जो यूज कर रहे हैं ना दूध, वो भाई गाय भैंसों का ही दूध यूज किया जा रहा है। ठीक है, समझ गए? इसीलिए कैटल फार्मिंग इंपॉर्टेंट है। प्लोइंग फील्ड्स, प्लोइंग फील्ड्स का मतलब होता है कि भाई जैसे कि हम क्रॉप प्रोडक्शन करने वाले होते हैं ना, हम खेती करने वाले हैं ना, हम फसल उगाने वाले हैं, उससे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए भाई जो मिट्टी हमारी क्या होती है, सख्त होती है ना, बिल्कुल एकदम कंपोज जैसे, उसको हम लूज करते हैं। लूज करने के लिए, उसको टिलिंग करने के लिए ना प्लोइंग करते हैं, हम उसको जोतते हैं, खेत को जोतना पता है ना। नीचे की मिट्टी ऊपर कर देते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे कर देते हैं, जिससे कि वो लूज हो जाए, उसमें हम क्या सोइंग कर सके, हम उसमें बीज डाल सके, इसलिए उसको लूज करते हैं। तो लूज करने के लिए ना बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो हाथों से तो लूज करेंगे नहीं, तो बेटा क्या होता है,
पहले के जमाने में, आजकल तो ट्रैक्टर का यूज करते हैं लोग, उसमें कुछ टूल्स लगे रहते हैं। पहले के जमाने में क्या करते थे भाई, बैल जो होते थे ना, उनके यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स रख के, प्लोअर बोलते हैं जिसको और हो भी बोलते हैं, तो बेटा खेत जोतवाते थे उनसे, है ना, किससे, बैलों से, कैटल से। तो इसीलिए भी प्रोडक्शन करते थे उनका, प्लोइंग ऑफ लीड्स के लिए और फॉर गेटिंग मील्स के लिए भी, मिल्क के लिए भी। बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, भाई बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में बैल का यूज होता था, है ना। अब तो तुम लोग नहीं जाते होगे ना, स्कूल जाते हो बैलगाड़ी से, नहीं जाते ना। बस, एक्टिवा, बाइक, कार, ये सब यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैम बैलगाड़ी तो नहीं यूज होती, बट बेटा पहले यूज की जाती थी, जिसके लिए एक ये भी रीजन था कि भाई क्यों हमें फार्मिंग करनी है कैटल्स की, कैटल्स का क्यों प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो बेटा ये दो मेन हो गए। अभी तो अभी भी होते हैं, प्लोइंग फील्ड्स भी कई लोग करते हैं, अभी किसान वैसा जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है ना, वो लोग करते हैं, ठीक है। आप टाइप्स ऑफ कैटल की बात कर ले तो भाई एक होती है देसी, एक होती है विदेशी, विदेशी और देसी, हाँ, एक होती है विदेशी, एक होती है देसी। विदेशी मतलब कि भाई जैसे गोरे लोग एकदम गोरे गोरे से, है ना, गोरे गोरे से। तो बेटा जो फॉरेन हो गई वो हो गई जर्सी, ब्राउन स्विस और हॉलस्टन फ्रेशियन। ये जो हमारी गोरी सी दिख रही है ना गाय, प्यारी सी, सीधी सी, सादी सी, वो है, इनका नाम है हॉलस्टन फ्रेशियन। आप याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। हॉलस्टन फ्रेशियन है इनका नाम। और बेटा इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब कि इंडिया की, इंडिया की बेटा सांवली सलोनी सी सुंदर सी, है ना, सांवली सलोनी सुंदर सी। इनका नाम क्या है, इनका नाम है बेटा सहीवाल। इनका नाम क्या है, सहीवाल। जो बेटा आपको आसपास घूमती हुई जो गैया दिखती है ना, ऐसे 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 घूमती रहती है इधर उधर सीधी सी, है ना, उनका नाम होता है बेटा सहीवाल, है ना, अपने इंडिया में इंडियन गाय है ये। और क्या है, रेड सिंधी। तो नाम याद रख लेंगे एक दो तो बहुत अच्छी बात है। दो एनिमल्स होते हैं भाई, एक तो होता है मिल्च और एक होता है, क्या होता है मैम, एक होता है ड्रॉट एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स वो होते हैं जो मिल्क दे रहे हैं, मिल्क मतलब कि हमें दूध मिल रहा है जिनसे। दूध कौन देता है, दूध तो बेटा कौन देता है, फीमेल्स देती है, गाय देती है, भैंस देती है। कोई ये मत बोल देना कि मैम मेल्स भी देते हैं क्या दूध, मेल्स दूध नहीं देते, है ना, इतना बोलने का काम नहीं होता उनसे। बोलने का काम कौन करता है भाई, हम, फीमेल्स, है ना, फीमेल्स देते हैं। तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में भी अगर हम देखें तो माँ ही दूध पिलाती है अपने बच्चे को ना, नरिश करती है उसको। वैसे ही बेटा कैटल्स में भी क्या, फीमेल्स ही दूध प्रोडक्शन करती है ना, मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो जितने भी फीमेल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मिल्च एनिमल्स हैं ये, है ना, जो भी दूध दे रहे होंगे उनको हम मिल्च एनिमल में देखते हैं। और ड्रॉट एनिमल्स कौन से एनिमल्स, जो दूध नहीं दे रहे हैं और अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वर्क बोला हमने, है ना, क्या, खेत जोतने का काम, खेत जोतने का काम जो बैल कर रहे थे ना, जिसके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे थे उनका। तो बेटा वो कौन से हैं, कौन, ड्रॉट एनिमल्स हैं वो, ठीक है, समझ गए मिल्च और ड्रॉट एनिमल में डिफरेंस, ठीक है। एक होता है बेटा लेक्टेशन पीरियड। लेक्टेशन पीरियड का मतलब ये होता है ऐसा पीरियड जिसमें कैटल मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। मतलब कि बेटा जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में बात करें तो मदर जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन कब स्टार्ट करती है, आफ्टर बेबी बर्थ, है ना, बच्चा हो जाता है उसके बाद, और कुछ टाइम तक उसके पास क्या रहता है, मिल्क रहता है ना, उसके नरिशमेंट के लिए। ऐसे ही बेटा गाय होती है, भैंस होती है, जब बेटा इनका बेबी डिलीवर होता है तो बेटा उसको नरिश करने के लिए ही तो दूध आता है इसके पास। तो बेटा उसको जितने टाइम तक वो दूध आता है, उसको मिल्क प्रोडक्शन होता है, उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा दूध में प्रेजेंट होती है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज लैक्टेशन, लैक्टोज लैक्टेशन, लैक्टोज शुगर की वजह से ही शायद, ऐसा सोचो ना, मैंने तो ऐसा सोच लिया था इसलिए मुझे याद हो गया। लैक्टेशन पीरियड इसलिए नाम है भाई, मिल्क में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है इसीलिए, ठीक है। द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, बर्थ ऑफ यंग वन एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड इन द कैटल। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन कैन बी, अगर हम क्या करते हैं बेटा, उसके लैक्टेशन पीरियड को अगर हम बढ़ा देंगे ना, तो बेटा उसका क्या, उसका मिल्क प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगा ना। सपोज करो बेटा कोई गाय है, कोई भैंस है, वो 6 महीने दूध दे रही है, उसका लैक्टेशन पीरियड 6 महीने है, और हम बढ़ा के उसको 2 साल कर दें, तो बेटा क्या होगा, ज्यादा दूध प्रोडक्शन होगा, ज्यादा क्या आएगा, पैसा आएगा। दूध बेटा वैसे भी बहुत महंगा है ना, हमारे यहाँ तो क्या है बेटा 80-90 रुपीज केजी, है ना। आपके यहाँ भी देखो, पूछो भैंस का दूध नॉट डेयरी वाला ना, तो बहुत बेटा काफी कॉस्टली है। तो हम उसका क्या करते हैं भाई, लैक्टेशन पीरियड क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, किस, अपने फायदे के लिए भाई, इंसान बहुत मतलबी है, अपने फायदे के लिए करते हैं हम, ठीक है। और बेटा क्रॉस ब्रीडिंग एक बर्ड होता है, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब ये होता है
कि भाई जैसे ये गोरी सी जो गाय हमने देखी है ना, हॉलिस्टिन फ्रिशियन विदेशी गाय, तो ये क्या होता है बेटा, इसका लैक्टेशन पीरियड 2 साल का होता है। लैक्टेशन पीरियड वही दूध आ रहा है इसको 2 साल तक दूध आता है, ठीक है, बिना किसी रुकावट के। और बेटा जो हमारी गाय होती है ना, हमारी इंडियन गाय, उनका लैक्टेशन पीरियड क्या होता है भाई, 6 मंथ का। क्या होता है, 6 मंथ का लैक्टेशन पीरियड होता है। और इनका लैक्टेशन पीरियड होता है 2 साल तक का। और जो हमारी देसी गाय होती है ना, वो बीमार नहीं पड़ती है ना, 6 महीने तो दूध दे रही है, बट बेटा वो बीमार नहीं पड़ती है ना, सर्दी गर्मी इंडिया सब कुछ खा रही है, तो बेटा क्या, बीमार नहीं पड़ती, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। बट बेटा विदेशी गाय है ना, गोरे लोग बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। बट लैक्टेशन पीरियड तो 2 साल है ना। तो भाई इसमें मेरे को पसंद आया कि इसकी इम्यूनिटी अच्छी है, इसमें मेरे को पसंद आया कि भाई इसका लैक्टेशन पीरियड अच्छा है। अब मेरा मन कर रहा है कि मेरे को दोनों वाले दोनों चीजें चाहिए। किसमें चाहिए, एक नई हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल जाए मुझको जिसमें कि भाई लैक्टेशन पीरियड 2 साल का हो और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, तो मैं आराम से क्या करूंगी भाई, दूध बेच पाऊंगी आराम से ना, है ना, है ना, दूध वाले भैया समझ लो अपने आप को कुछ टाइम के लिए। तो बेटा हम इनका कराते हैं क्रॉस ब्रीड, मतलब कि हम इसको कराते हैं क्या, क्रॉस कराते हैं इनका, हम इनका क्या कराते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। और फिर हमको क्या मिलता है, ये जीन मॉडिफिकेशन करते हैं हम इनको, तो फिर हमको क्या मिलता है भाई, एक नई गैया मिल जाती है, एक नया ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, जिसका लैक्टेशन पीरियड भाई 2 साल है और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो बेटा क्या होगा, मुझे दूध 2 साल तक मिलेगा, वो भी मेरी गाय बीमार भी नहीं पड़ेगी। तो हो गया ना, मेरा फायदा हो गया ना, है ना। हम अपने फायदे के लिए और बेटा अच्छे मतलब यूजफुल प्रोडक्ट्स निकालने के लिए, यूजफुल भी बन गई हमारे लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीड करते हैं। तो समझ गए लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, मिल्क एनिमल्स क्या होते हैं, ड्रॉट एनिमल्स क्या होते हैं, क्रॉस ब्रीड क्या होते हैं। जी मैम समझ गए, ठीक है। अब बेटा शेल्टर मैनेजमेंट, अब हम अपने गाय भैंसों को पाल रहे हैं दूध के लिए, ठीक है। अब उनका बेटा रहना करना खाना पीना तो हमको ही देखना पड़ेगा ना, हमको देखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वो बेटा घूम रही थी, हमने उनको ले लिया कि भाई हमारे पास रहो, हम तुम्हारा दूध लेंगे और बेचेंगे, ठीक है, या पियेंगे। तो बेटा अब उनको रखने के लिए भी देखना पड़ता है। शेल्टर उनका बेटा ड्राई नीट क्लीन बिल्कुल एकदम मस्त होना चाहिए, ठीक है, और सर्दी गर्मी से बचाने वाला होना चाहिए। और हमारी जो गाय भैंसे होती है उनको डेली ब्रशिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ब्रशिंग, क्योंकि भाई वो आपकी तरह कपड़े नहीं पहनती है ना, हमारे और आपकी तरह कपड़े नहीं पहनती है, तो भाई उनके कपड़े रोज निकले तो रोज कपड़ों की धुलाई हो, तो जम्स ना लगे उनको, वो बेचारी कपड़े भी नहीं पहनती है, तो बेटा डायरेक्ट जम्स के कांटेक्ट में उनकी स्किन आती है, इसलिए उनके ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है ना, ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको रेगुलर बेसिस पे ब्रशिंग होना भी बहुत जरूरी है। और उनके शेल्टर बिल्कुल नीट क्लीन एकदम अच्छे होने चाहिए, जिससे कि कोई भी उनको प्रॉब्लम ना हो। अब बेटा हमने रहने की व्यवस्था कर ली, अब हम क्या करेंगे, फूड रिक्वायरमेंट देखेंगे उसकी। 2 टाइप की इसकी फूड रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी होती है मैम। एक तो होती है बेटा रफेज, जिसमें कि भाई घास पत्ती फूल ये सब खाती है ना, घास फूस ये सब, जिसमें कि क्या होता है, फाइबर ज्यादा होता है। एक हमारा होता है क्या होता है, कंसंट्रेट, जिसमें कि प्रोटीन वाली डाइट लेती है वो, है ना। देखो भाई प्रोटीन वाली फाइबर वाली आप लोग भी नहीं लेते होगे, गाय लेती है भैंस लेती है, समझ रहे हो। तो बेटा अगर अच्छा दूध चाहिए हमको तो उनको अच्छा खाना भी देना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा 2 तरीके से उनको खाना दिया जाता है। फूड में क्या क्या होता है भाई, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, इनहेंस करते हैं ना, इनहेंस करते हैं, इसीलिए तो उनके खाने पीने का भी हम ध्यान रखेंगे। प्रोटेक्शन करेंगे बेटा डिसीज से, भाई डिसीज हो जाएगा तो दूध में भी क्या होगा, दूध उनका फायदेमंद नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका जो वहां रह रही है वो बहुत शेल्टर उनका नीट क्लीन हो एकदम से, है ना। उनको ऐसे डिसीज वो ऐसे मतलब इधर उधर ना चली जाए, कुछ उल्टा सीधा ना खा लें, तो बेटा उनको ऐसे स्किन डिसीज हो जाते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, है ना। अगर उनको डिसीज होगा तो फिर बेटा मिल्क हम कैसे कंज्यूम करेंगे, इसलिए उनका प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। हम डिसीज का भी ध्यान रखते हैं कि भाई उनको कोई डिसीज ना हो जाए, उनको कोई बीमारी ना हो जाए, ठीक है। तो ये हम सब ध्यान रखते हैं कि भाई उनको कोई इन्फेक्शन डिसीज ना हो जाए, बैक्टीरिया ना लग जाए, वायरस ना लग जाए। तो बड़े ध्यान से उनका पालन पोषण करेंगे कैटल फार्मिंग के अंडर में, ठीक है। तो हमने सब क्या देख लिया कैटल फार्मिंग में भाई, हमने देखा सबसे पहले कि 4 प्रकार की होती थी, जिसमें से सबसे पहला हम कैटल में देख रहे थे कि कैटल में भाई उनका रहने का, खाने का, डिसीज का, इन सब का ध्यान रखना है। प्लस मिल्च और ड्रॉट कौन कौन से होते हैं, प्लस क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, प्लस लैक्टेशन पीरियड क्या होते हैं। तो ये मेन मेन चीजें हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है कि भाई मुर्गियां, ठीक है, मुर्गियों से हमें क्या मिलता है, अंडा मिलता है। और बेटा कई लोग मुर्गियों को एज मीट कंज्यूम करते हैं, मतलब पूरी पूरी मुर्गी खा जाते हैं, ठीक है। मुर्गी की मीट खाते हैं, मुर्गी नहीं खाते हैं, मुर्गी की मीट खाते हैं, ठीक है, मांस खाते हैं भाई उसका। तो क्या बेटा क्या हो गया कि पोल्ट्री फार्मिंग में
एग के लिए और मीट के लिए हम किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम किसकी देखभाल कर रहे हैं, मुर्गियों का देखभाल कर रहे हैं, जिसको पोल्ट्री फार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, इसमें बेटा दो टाइप की मुर्गियां होती है, एक तो ब्रॉयलर्स होती है और एक लेयर्स होती है। ब्रॉयलर्स वो वाली मुर्गियां होती हैं भाई जिनको एज मीट कंज्यूम करने जाना है, जिनको एज मीट कंज्यूम होना है। ठीक है, मतलब कि भाई जिनको ना, जिनका मांस खाना है लोगों को, ब्रॉयलर्स, साफ साफ ये समझो, जिनको बनना है, जिनको कल को सब्जी बनना है, वो हो गई ब्रॉयलर्स। ठीक है, ब्रॉयलर्स बनना सब्जी बनना। ठीक है, ब्रॉयलर्स वो वाली मुर्गियां होती हैं जो कि जिनकी मीट बनाई जाती है। ठीक है, लेयर्स वो हो गई जिनके एग हम कंज्यूम करते हैं, है ना। मैं तो नहीं करती हूँ बेटा, आप लोग तो करते होगे या कोई तो करता होगा, तो हम उनकी बात करें कि भाई बड़े लेवल पे लोग एग भी तो खाते हैं ना। मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, है ना। तो लेयर्स वो वाली मुर्गियां हो गई, कौन सी वाली बेटा, जो अंडे देती है ना, अंडे तो सभी दे रही हैं, बट बेटा जिनके एग हम कंज्यूम करते हैं। ब्रॉयलर्स वो जिनकी मीट हम कंज्यूम करते हैं, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भूल मत जाना। ब्रीडिंग इज डन टू एनहांस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन हेंस लाइक। ब्रीडिंग क्यों की जाती है, मोस्टली जो मुर्गियां होती है ना वो ब्रीड वाली होती है ना, मतलब इनको हम कराते हैं, ऐसे क्रॉस कराते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई मोर और बेटर क्वालिटी के चिक्स बन सके, चिक्स मतलब कि चिकन, है ना, मुर्गी। लो मेंटेनेंस होती है ब्रीडिंग, लो मेंटेनेंस के लिए। ब्रीडिंग इज डन टू प्रोड्यूस ड्वार्फ ब्रॉयलर्स, मीट गिविंग बर्ड्स। फीडिंग कॉस्ट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस इन पोल्ट्री फार्म्स। ठीक है, और कुछ बेटा सुंदर सुंदर से हमारी मुर्गियां देख लो, जैसे कि बेटा इंडिया की हो गई ये असील, देखो बेटा कैसे करके खड़ी है, ऐसे प्यार से ना, ऐसे करके खड़ी है ये। और बेटा ये हो गए हमारे कड़कनाथ, है ना, बिल्कुल एकदम से कड़क, एकदम कड़कनाथ, है ना, ब्लैक कलर के एकदम। और बेटा कुछ एक्सोटिक ब्रीड्स, मतलब कि विदेशी, व्हाइट लैग हॉर्न, ये देखो भैया कितनी सुंदर सी लग रही है ना, कितनी खूबसूरत लग रही है। और बेटा इनको क्या कर देते हैं, काट मार देते हैं ये लोग, पता नहीं कैसे लोग हैं। एक हमारा हो गया क्या, ब्लैक मेनोर्चा, ये हो गए, नहीं खाना चाहिए भाई, है ना, लिविंग बींग्स को, लिविंग बींग नहीं खाना चाहिए भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, क्या है ये, है ना। खाने के लिए कितना कुछ है पूरे संसार में, पर पता नहीं हमको क्या, मांस ही क्यों खाना है ना, नॉनवेज ही क्यों खाना है, गलत है। बट कोई बात नहीं भाई, सबके अपनी अपनी चॉइस, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है भाई। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गया, व्हाइट लैगोन, और ये लास्ट वाला क्या है, प्लेमोथ है, हाँ प्लेमोथ ही है ये। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, एग और ब्रॉयलर्स में डिफरेंस देख लेते हैं। ये क्या लिखा है, एग एंड ब्रॉयलर्स प्रोडक्शन, हाँ, लेयर्स और ब्रॉयलर्स में डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस, ब्रॉयलर्स मतलब कि जो मीट बनेंगी कल को जाके, ठीक है, जिनका क्या मीट बनना है ना, जो एज अ मीट कंज्यूम होंगी। लेयर्स कौन से बेटा, जिनके एग्स कंज्यूम होंगे, है ना। ये बेटा बड़ी जल्दी बन जाते हैं, 6 से 7 वीक में ही ब्रॉयलर्स बन जाते हैं। और बेटा क्या होता है, ये बड़े अच्छे से मोटे ताजे होते हैं, जिससे कि जब इनका वेट किया जाएगा, इनको कोई खरीदने के लिए आएगा तो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि भाई इनको एज मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो इनको बहुत सारा खाना खिलाते हैं। ठीक है, इनको फूड रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है, विटामिन ए देते हैं, प्रोटीन देते हैं, के देते हैं, तो सब कुछ देते हैं इनको, क्योंकि भाई लोग खाने वाले हैं इसको, इसीलिए। बट बेटा लेयर्स वालों के लिए थोड़ी नाइंसाफी होती है, लेयर्स वाली मुर्गियों के साथ बेटा, उनको लिमिटेड डाइट दी जाती है, लिमिटेड फूड दिया जाता है, और इनको लाइट में रखा जाता है, जिससे कि ये एग दे सके, एग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, एग बनाने में। ब्रॉयलर्स हमारे जल्दी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिश प्रोडक्शन, भाई अकेला न्यूट्रिशन, अकेला प्रोटीन सिर्फ एग से नहीं मिलता है, फिश से भी बहुत मिलता है। ठीक है, फिश भी बहुत न्यूट्रिटिव होती है, उससे भी बहुत लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं उसको ना, प्रोटीन का अपना गुजारा भत्ता जो भी होता है वो फिश से करते हैं अपना। ठीक है, तो ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन टू आवर डाइट, है ना, हमारी डाइट का ग्रेट क्या है, ग्रेट सोर्स है ये हमारी प्रोटीन का। और भी चीजें होती है भाई, मछली थोड़ी ना हो गई, मैंने तो आज तक नहीं खाई, इसका मतलब क्या मैंने प्रोटीन नहीं लिया, है ना, ऐसा तो नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस ना। बच्चे सोच रहे हो कि मैम तो बड़ी वेजिटेरियन है ना, बिल्कुल ऐसे खिलाफ। आप भी हो, आप भी हो, है ना, आप भी हो सकते हो, है ना, आप भी हो सकते हो, कोई बात नहीं। चलो, फिशिंग आर 2 टाइप्स ऑफ द टू ऑब्टेनिंग फिशेस। फिशिंग 2 तरीके से की जा सकती है, एक तो कैप्चर फिशिंग होती है और एक कल्चर फिशिंग होती है। कैप्चर फिशिंग वो होती है बेटा
कि जो नेचुरली लिविंग फिशेस होती है ना वाटर बॉडीज में, मतलब कि जहाँ पानी है वहां पे, तो बेटा कैप्चर जस्ट उठा ली जाती है, उनको हम देख नहीं रहे हैं भाई कौन सी कैसी मछली है, हम जस्ट कैप्चर कर रहे हैं उसको, तो वो हो गई कैप्चर फिशिंग। कल्चर फिशिंग वो होती है फिशेस ऑफ डिजायर वेराइटी, मैं चाहूं वैसी वेराइटी, आर कल्चर्ड इन कन्फाइंड एरियाज, मैं उसको कल्चर कर रही हूँ एक पर्टिकुलर एरिया में, कन्फाइंड एरिया में, ठीक है। ऑलमोस्ट केयर टू इट मैक्सिमम यील्ड, मैं उसकी केयर कर रही हूँ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मछलियां मिले मुझको और मैं बेचूं और मैं पैसा कमाऊं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि भाई पानी में, एक्वा मतलब पानी, कल्चर मतलब कि भाई पालन करना ना, पानी में क्या कोई चीज हम पाल रहे हैं इसलिए एक्वाकल्चर बोलते हैं। एक्वाकल्चर कैन बी डन इन ओशन, ओशन में किया जा सकता है, रिवर्स में किया जा सकता है। ऐसा नहीं ना बेटा आपने घर में भगोना लिया और उसमें पानी डाला और उसमें फिश कल्चर करने लगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। आप घर में नहीं कर सकते हो फिश कल्चर, उसको सिर्फ आप रख सकते हो ना सजा के, वो जो एक्वारियम होता है उसमें। बट बेटा कल्चर करने के लिए तो आपको बड़ी जगह निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई मछलियां लार्ज लेवल पे करोगे तो थोड़ा सा जगह चाहिए भाई, उनको पानी भी चाहिए, ठीक है। व्हेन इट इज डन इन ओशन इट इज कॉल्ड मैरीकल्चर। भाई अगर ओशन में करेंगे हम कल्चर तो उसको क्या बोलेंगे, मैरीकल्चर, ठीक है। मैरीकल्चर। मेराइन फिशरीज क्या होती है भाई, मेराइन फिशरीज नाम से ही पता पड़ रहा है, ओशन में करेंगे ना जब हम कोस्टल फिशरीज, ऑफशोर डीप सी फिशरीज, तो हम उसको बोलते हैं मेराइन फिशरीज। ओशन से जब हम मछलियां, देख रहे हो कितने कितने टन्स में मछलियां आ रही हैं, देखो 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 देखो, दिख रही है, दिख रही है, ठीक है। एक होती है हमारी इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज का मतलब ये होता है कि ओशन के अलावा जहां भी फिशिंग की जाती है, जैसे कि नदी, तालाब, झील, ये सब जो जगह होती है, जितने भी रिजर्वॉयर्स वगैरह होते हैं वहां पे, तो उनको हम बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। अभी पढ़ते हैं, देखते हैं। ये बेटा कुछ मछलियों के फोटोज देख लो, उनकी सेल्फीज देख लो, ठीक है, उन्होंने ही खींची है फोन से। अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखो बेटा पॉम्फ्रेट है, ये है मैकरल, ये है बॉम्बे डक, ये है ट्यूना। ट्यूना का आपने नाम सुना होगा बेटा, ट्यूना का, है ना। तो ये कुछ टाइप ऑफ मछलियां हैं, नाम याद रखेंगे, नहीं भी याद रखो तो कोई बात नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर याद हो तो क्या बुराई है, क्या बुराई है ना। सम मेराइन फिश टू हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन सी वाटर, ऑल्सो फॉर्म्ड इन सी वाटर। दिस इंक्लूड fin fish like millets, बेटकी एंड पील स्पॉट। सेल्फी सच एज प्रॉन्स, प्रॉन्स मतलब कि बेटा वो झींगा होता है ना, जिसको ऐसे कई लोग खा भी लेते हैं, कई लोग ऐसे खा लेते हैं, मेरे से तो ना खाई जाए ना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये भेटकी है हमारी, बड़ी सीधी सादी सी। और ये बेटा ऑयस्टर हो गए। ऑयस्टर जानते हो क्या होते हैं, जिनमें से मोती निकलता है, बहुत महंगी आती है, बहुत कॉस्टली होती है। ऑयस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल दे मेक। उनके अंदर ना क्या निकलता है, उनके अंदर निकलता है बेटा मोती निकलता है, इसलिए उसकी क्या की जाती है भाई, उसको कल्चर किया जाता है, ठीक है। बहुत महंगी होती है बेटा, बहुत कॉस्टली होती है, मतलब ऐसे भी नहीं कि खरीद नहीं सकते, बट हाँ वो कॉस्टली होती है। इनलैंड फिशिंग क्या होती है, अदर देन दैट ओशन, है ना, ओशन के अलावा जहां भी हम कल्चर करेंगे उसको हम बोलेंगे इनलैंड फिशिंग, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ओके। पॉपुलर फ्रेश वाटर फिश वेराइटीज इंक्लूडेड रोहू, कटला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ठीक है। जो फ्रेश वाटर में हम वेराइटीज मिलेंगी हमको वो कौन कौन सी है बेटा, रोहू है, कटला है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, सिल्वर कार्प है। देख रहे थे हम इनलैंड फिशिंग, इनलैंड फिशिंग वही बेटा ओशन के अलावा हम जहां भी करेंगे, जैसे कि बेटा पॉन्ड्स में करेंगे, रिवर्स में करेंगे, लेक्स में करेंगे, रिजर्वॉयर्स में करेंगे, तो उनको हम बोलेंगे इनलैंड फिशिंग, ठीक है। ये एग्जांपल है बेटा, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अब होता है बेटा इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर क्या होता है बेटा, ये बहुत फायदेमंद कल्चर कह सकते हो उसको। क्या होता है इसमें, हम कल्चर भी कर रहे होते हैं फिश का, और साथ में क्या कर लेते हैं हम, क्रॉप का प्रोडक्शन भी कर लेते हैं। भाई यहाँ पे चावल भी उग रहे हैं हमारे, और यहाँ पे हमारी फिश भी कल्चर हो रही है, फिश भी कल्चर हो रही है, चावल भी हो रही है, मतलब पैडी हो रही है। तो बेटा दोनों से क्या आएगा, दोनों से हमें क्या मिलेगा, दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों से क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होती है कि दोनों चीजें वो एक साथ कर सकते हैं, जिससे फिश प्रोडक्शन भी हो जाता है, और क्या मिलता है भाई उनको, चावल भी मिल जाता है ना। चावल नहीं कुछ और भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया है पैडी को, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड, मतलब दो एक साथ कर रहे हैं हम, ठीक है, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। एक होता है हमारा कॉम्पोजिट फिश कल्चर। कॉम्पोजिट फिश कल्चर में मतलब कि बहुत सारी टाइप ऑफ वेराइटी हम एक साथ क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। तो क्या मैम
हमने तो सुना है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, तो क्या बड़ी मछली छोटी मछली को इसमें खा नहीं जाती है ना? तो कॉम्पोजिट कैसे होता है, मतलब कल्चर कैसे कर सकते हैं जब यहाँ पे हम सारी वैरायटी की मछली हम कर रहे हैं बड़ी छोटी टाइप की? वो बेटा क्या होता है इसमें ना, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि सरफेस फीडर्स होती हैं, कुछ कुछ कॉलम फीडर्स होती हैं, कुछ बॉटम फीडर्स होती हैं। जो बेटा सरफेस फीडर्स होंगी ना, वो सरफेस पे ही रहेंगी, अपना खाना खाएंगी और वो नीचे वाली को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, वहां नहीं जाएंगी। और जो कॉलम फीडर्स होती है वो बीच में ही रहेंगी, वो नीचे नहीं जाएंगी, वो ऊपर नहीं जाएंगी। बॉटम वाली बेटा बॉटम में ही रहेंगी, वो नीचे नहीं जाएंगी, ऊपर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो बॉटम वाली नीचे रहेंगी, सॉरी, तो वो बीच में नहीं जाएंगी, ऊपर नहीं जाएंगी। तो जैसे कि ये ऐसे इनका फीडिंग का रहता है, अपना अपना खाना खाना अपने ही साइड खाते हैं, तो बेटा जाने का काम ही नहीं बनता, तो एक दूसरे को खाते भी नहीं है ये लोग। तो ऐसा जब कल्चर होता है, हम कॉम्पोजिट करके बनाते हैं, कंपोज करके बनाते हैं सारी वैरायटीज को, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फिश कल्चर। कॉम्पोजिट फिश कल्चर ऑल्सो नोन एज पॉलीकल्चर, मतलब कि पॉलीकल्चर क्यों बोल रहे हैं, बहुत सारा ना, इन्वॉल्व्स ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश इन द सेम वाटर सोर्स ऑफ मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा मछलियां मिले हमको, है ना। फिश आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर फीडिंग जोन्स टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। हम उनको फीडिंग जोन के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए सरफेस वाले के कटला, सिल्वर कार्प, कॉलम का रोहू, ग्रास कार्प, बॉटम का मृगल, कॉमन कार्प, तो ये हम एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है। दिस मेथड अलाउ डिफरेंट फिश स्पीशीज टू कोएग्जिस्ट एंड फीड एट डिफरेंट लेवल्स, ऑप्टिमाइजिंग द इकोसिस्टम विद इन द पॉन्ड और वाटर सोर्स। समझ गए? गुड। फिशिंग का एडवांटेजेस क्या क्या है? बहुत है बेटा। सबसे पहला तो बेटा, जब फिश का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, पैसा होगा, क्योंकि उसको बेचेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें लागत नहीं होती, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कल्चर करने में कुछ नहीं लगता है, बट लेकिन जो मिलता है वो ज्यादा होता है, तो कंपेरेटिवली क्या मिलता है, फायदा होता है, ठीक है। और बेटा अगर फिश कल्चर से क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ऐसा नहीं है ना कि बड़े लेवल पे भाई फिश फार्मिंग करने वाले हैं तो एक ही जन फार्मिंग कर रहा है, एक ही जन निकाल रहा है, एक ही जन बेच के आ रहा है। इससे क्या होता है बेटा, रोजगार होता है ना, एम्प्लॉयमेंट होता है, कि भाई एक जन निकाल रहा है उसको, एक जन बेचेगा, एक दिन देखभाल कर रहा है, तो ऐसे अलग अलग क्या सबके लिए जॉब्स हो जाती है ना। और इकोनॉमिक बेनिफिट है इसके, फिशिंग कैन बी मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर कम्युनिटीज स्पेशली इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया की जहां की जो कम्युनिटीज है उनके लिए बेटा क्या है, ये एक तरह रोजगार का तरीका है ना। वहां पे तो बेटा क्या फिशिंग होती ही होती, फिशेज होती है, चाहे उसकी आप कल्चर करो या ना करो, तो फिर उनसे आप क्या पैसा भी बना सकते हैं, है ना, उनसे उनकी इकोनॉमी भी जनरेट हो सकती है। मोर ईल्ड के लिए भी, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं इससे, सस्टेनेबल रिसोर्सेज है, क्योंकि भाई इसको मैनेज करोगे ना प्रॉपरली तो फिश प्रोडक्शन कैन बी रीनेबल रिसोर्सेज, मतलब कि भाई ये कभी खत्म नहीं होगा अगर इसको सही से सॉरी अगर इसको सही से हमने मैनेज किया तो भाई ये क्या है, रीनेबल रिसोर्सेस है, ठीक है। बी कीपिंग, बी कीपिंग क्या है भाई, मधुमक्खियों का पालन करना। मधुमक्खियों का पालन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमको हमको क्या मिल रहा है, उनसे शहद मिल रहा है, हमको उनसे वैक्स मिल रही है, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स। वही बोल रहे हैं हम कि भाई लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, हम हनी बीज को मैनेज करते हैं, केयर करते हैं, उनको रखते हैं, जिससे कि हमको हनी मिल पाए और वैक्स मिल पाए। Many farmers use beekeeping for additional small income, ठीक है। Their big farm called apiaries and bee farm। कई सारे किसान भाई बहन ऐसे लोग हैं जो कि बेटा इसको कल्चर करते हैं, क्योंकि बेटा स्मॉल इनकम के लिए, एडिशनल स्मॉल इनकम के लिए, ठीक है। लेकिन जो बिग फार्म्स होते हैं जहां जहां पे, उसको एक बोला जाता है अपियरी। अपियरी का मतलब ये होता है कि बेटे कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं ये लोग, जानबूझकर ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मक्खियां आए, मधुमक्खियां आए, और ज्यादा से ज्यादा वो शहद लाए, ज्यादा से ज्यादा शहद का प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा उनको क्या मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो अपियरी क्या होता है, इट इज अ सेटिंग अप ऑफ नंबर ऑफ बी हाइव्स इन डिजायरेबल लोकेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर दैट अलाउ मैक्सिमम पॉलन एंड नेक्टर कलेक्शन, ठीक है। जानबूझ के किया गया एक सेटिंग अप है, सिस्टम है, जिसमें कि क्या, नंबर ऑफ बी हाइव्स इन डिजायरेबल लोकेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर दैट अलाउ मैक्सिमम पॉलन एंड नेक्टर कलेक्शन। समझ गए? सम कॉमन इंडियन वेराइटीज ऑफ बीज इंक्लूड, इंडियन वेराइटीज का नाम क्या है बेटा, एपी सेरेना इंडिका। ये क्या है, मधुमक्खी का नाम है, ठीक है। इंडियन बी कहते हैं जिसको, एक डोरसटा है जिसको रॉक भी बोला जाता है, एक फ्लोरल है जिसको लिटिल बी, छोटी मधुमक्खी बोला जाता है। बट एक इटालियन वेराइटी की है जिसका नाम है मेलिफेरा,
मधुमक्खी मेलिफेरा ऐसे याद कर सकते हो। एक इटालियन वैरायटी की है मधुमक्खी जिसका नाम है मेलिफेरा, उसको हम ज्यादातर यूज करते हैं किसके लिए, अपने बी कीपिंग में। क्यों यूज करते हैं भाई, कोई तो फायदा होगा, है ना। इंसान बिना फायदे के क्या करता है, कुछ नहीं करता बेटा। इसीलिए बेटा क्या इसके भी क्या कमर्शियल फायदे हैं, तो वो देख लो। इसलिए करता है वो यूज, हमारे इंडिया में भी ज्यादातर इसलिए यूज की जाती है वो, क्योंकि बेटा इससे हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी है इसकी। इसकी कैपेसिटी कैसी है, हाई है ना। हनी को कलेक्ट करने की कैपेसिटी हाई है। दे रिप्रोड्यूस फास्ट, भाई ये रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट करती है। रिप्रोडक्शन फास्ट करेंगी, ज्यादा मधुमक्खियां आएंगी तो भाई ज्यादा क्या, लेबर ज्यादा होगी तो काम ज्यादा होगा, है ना। लेबर ज्यादा होगी तो काम ज्यादा होगा, तो ज्यादा मधुमक्खियां आएंगी तो ज्यादा कलेक्शन होगा हनी का। सिंपल सी बात। दे स्टिंगलेस, ये भाई काटती बहुत कम है ना। काटती बहुत कम है, ये तो एक बहुत बड़ा फायदा है। इस ये मतलब ये सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए यूज करते हैं मधुमक्खियों को, क्योंकि भाई ये काटती बहुत कम है, ठीक है। दे स्टे इन अ बी हाइव फॉर लॉन्ग, ये अपने घरों में ही ज्यादातर रहती है भाई, इधर उधर नहीं भागती है। इधर उधर भाग जाएंगी तो भाई आप ढूंढते फिरोगे भाई मेरी मधुमक्खियां कहाँ चली गई। तो ये अपने हाइव में ही रहती है ज्यादातर, जाती हैं शहद लेके आ जाती हैं, जाती है शहद लेके आ जाती है। कितनी अच्छी है ना, डिसिप्लिन बिल्कुल। तो हम इनको इसलिए यूज करते हैं इंडिया में। क्या नाम था, मेलिफेरा, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। हनी, हनी क्या होता है मैम, हनी क्या होता है बेटा, मेरे को बताने की जरूरत है आपको, आपको मेरे को बताने की जरूरत है नहीं ना। हनी बेटा अच्छा सा मीठा सा स्वीट सा लिक्विड होता है ना, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। और बेटा एज कंपेयर शुगर, उसको क्या बोला जाता है भाई, वो थोड़ा हेल्दी है एज कंपेयर शुगर। हालांकि आजकल की जो मार्केट में मिल रहे हैं हनी, उनमें थोड़ी शुगर भी मिक्स रहती है, बट अगर प्योर हनी है तो वो एज कंपेयर शुगर थोड़ा ज्यादा हेल्दी होता है। क्योंकि भाई कोई लोग डाइटरी जो फूड होते हैं उनमें हनी का यूज करते हैं स्वीटनेस के लिए ना, कई लोग यूज करते हैं ना। तो इसीलिए क्या हनी एक यूजफुल प्रोडक्ट है हमारे लिए, है ना। हम शुरू में क्या ही बात कर रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमको फूड मिल रहा है और हमको कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कि इससे बेटा हनी मिलता है और वैक्स भी मिलता है, मोमबत्ती, मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती। तो वो वैक्स वो भी मिलता है हमको, किससे, मधुमक्खी से मिलता है। तो बेटा ये है हमारी एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हमने 4 टाइप की फार्मिंग देखी है। कैटल फार्मिंग, है ना। और हमने देखा फिर फिश प्रोडक्शन, हमने देखा है पोल्ट्री फार्मिंग, हमने देखा है बी कीपिंग। तो ये हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से हमने याद कर लिया है, देख लिया है। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार में तो दूसरी बार देख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, कॉपी और पेन लेके बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि हम बात कर रहे थे फ्रेशियन, हॉलिस्टन फ्रेशियन की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सहीवाल की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मेलिफेरा की बात कर रहे थे। तो ऐसे कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम होते हैं बेटा, उनको स्टार मार्क कर लिया करो, उनको लिख लिया करो, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में याद रहे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये चैप्टर बड़ा था आई नो, लेकिन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप बेटा एक बार सारा गो थ्रू करो सारे लेक्चर्स, है ना, आपको बहुत मजा आएगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। 2x नहीं 1.5x पे देख सकते हो, आई नो आपको बहुत जल्दी होती है, तो बेटा बहुत मजा आएगा आपको देखने में ना, बहुत इजी तरीके से पढ़ा है हमने। तो आई होप बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टडी मेट्स के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि बेटा आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे यूजफुल क्या लेक्चर्स देखने को मिले। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।